नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, मोदी जी ग्रीस क्यों गए। दूसरा, जुबैर पर एफआईआर क्या उनके नाम की वजह से हुई। तीसरा, जगन से दोस्ती और चंद्रबाबू नायडू से कुट्टी, क्या कारण है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, मोदी जी ग्रीस क्यों गए। मोदी जी की एक बहुत सक्सेसफुल विजिट अभी मोदी जी ने साउथ अफ्रीका में की, जहां साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को उनको स्वागत में तैयार खड़े थे, हाथ बांध के एयरपोर्ट पे उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया। और ये बात अलग है कि वो जब चीन के प्रेसिडेंट आए थे जिन जिनपिंग, तो उनके प्रेसिडेंट ने आके स्वागत किया था, लेकिन शायद लोग कहते हैं कि वो स्टेट विजिट थी इसलिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने किया। इतनी सक्सेसफुल विजिट जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को आना पड़ा एयरपोर्ट स्वागत करने, वो बहुत बढ़िया विजिट हुई। वहाँ सबसे उन्होंने बातचीत की। उसके बाद मोदी जी एकदम से चले गए ग्रीस। तो जरा एक तो आप ये समझ लीजिए कि कहाँ ग्रीस, कहाँ जोहान्सबर्ग, कहाँ इंडिया। अच्छा, इस बीच जब मोदी जी नहीं थे तो एक बड़ा भारी काम हो गया था इंडिया में उनके पीठ के पीछे, और वो काम हुआ था चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पे पहुंच गया था। अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ मीटिंग जब रखी गई साउथ अफ्रीका में, तो उन लोगों ने पूछा नहीं था हमारे भारतीय लोगों से कि भाई मीटिंग की तारीखें क्या है, इसलिए क्लैश हुआ। खैर, मोदी जी विदेश यात्रा से सीधे बेंगलोर पहुँचे और सीधे इसरो पहुँचे, क्योंकि चंद्रयान चंद्रमा पे गया मोदी जी के मतलब केवल उनके प्रयासों से गया। 2014 के बाद शायद, मुझे बहुत मालूम नहीं, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि इसरो ये सब 2014 के बाद शुरू हुआ, उससे पहले तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और मोदी जी यहाँ आने में देर क्यों किए। अच्छा, आप जरा समझ भी लीजिए, ये है भारत, उसके नीचे है साउथ अफ्रीका। बस नीचे मतलब उसके पश्चिमी साइड पे अगर नीचे देखिए, ग्लोब को ऐसे देख रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल नीचे, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट उसके बिल्कुल नीचे। और ये जो ग्रीस है ये यूरोप में है। तो अगर आपको जोहान्सबर्ग से बेंगलोर आना हो, तो मैंने ऐसे ही देखा, तो उसका टोटल डिस्टेंस जो एज द क्रो फ्लाइट वो है, वो 6,899 किलोमीटर है, 6,899 किलोमीटर्स। अब मोदी जी को आना जल्दी था, क्योंकि यहाँ पे भाई इसरो ने बेंगलोर में चंद्रयान भेज दिया था, मोदी जी थे नहीं, वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन मोदी जी वहाँ से चले गए ग्रीस, और फिर ग्रीस में बातचीत करके वहाँ के प्रधानमंत्री से फिर वो आए बेंगलोर। मैंने ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जोहान्सबर्ग से ग्रीस का डिस्टेंस है 7,246 किलोमीटर्स, और ग्रीस से बेंगलोर का डिस्टेंस है 5,957 किलोमीटर्स, मतलब 13,203 किलोमीटर कुल। तो ये मोदी जी 6,304 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों चले। अच्छा, वो हमारे आप जैसा तो है नहीं भाई, भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग को 6,300 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना हो तो डीजल कहाँ से भराया जाएगा। तो अच्छा, वो तो जहाज़ का है, मान लीजिए, उसमें कोई लेना देना नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6,304 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम फिर के ग्रीस से क्यों आए। मैं इसके बारे में एक आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देख लीजिए, जिससे फिर आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। ये वीडियो राहुल गांधी जी की वॉल से लिया गया है। मैं उसका सूत्र भी बता दूं। आजकल ये भी होता है ना कि आपने वीडियो कैसे चला दिया, आप चला। राहुल गांधी के इंडियन नेशनल कांग्रेस की वॉल पे ये वीडियो है, वहाँ से लिया गया है, साभार। पहले इस 1 मिनट के वीडियो को देख लीजिए, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। हो गया है तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए। अदानी जी
How many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? मैंने आपने वीडियो देख लिया। अब वीडियो देखने के बाद ये जो सिलसिला है अडानी जी और मोदी जी का, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पहली चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में जो टोटल पोर्ट्स हैं उसमें करीब 14 पोर्ट हमारे अडानी जी, सी पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, अडानी बंदरगाह, वो ओन या ऑपरेट करते हैं। अब वो शुरू होता है मुंद्रा से वेस्ट कोस्ट में, फिर बिल्कुल सदर्न कोस्ट में आ जाता है कराईकल से, कराईकल का नीचे, फिर वो धमरा ईस्ट कोस्ट तक चला जाता है, धमरा पोर्ट। करीब 14 पोर्ट को ये हैंडल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं हैंडल करते हैं, इजराइल में इन्होंने हाइफा पोर्ट अभी लिया है। भारत सरकार आती जाती रहती है। फिर श्रीलंका का आपको याद ही है कि वहाँ कितना बवाल मचा था जब भी एक उसका टर्मिनल ले रहे थे पोर्ट में, कोलंबो में उन्होंने कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट जहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के पीछे अब समझिए कि क्या है। जब मोदी जी वहाँ गए हैं तो वहाँ मूल रूप से उनकी जो ग्रीस की जो एजेंसी है, जो उनके एक पेपर पोर्टल हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने कारण बताया, और फिर बहुत से पेपर्स ने हिंदुस्तान में उस स्टोरी को कैरी किया है कि मूल विषय कहीं से पोर्ट्स भी था और व्यापार था, कारण व्यापार था। वहाँ पे 2 पोर्ट हैं जो बड़े हैं, उसके बाद मैं उसका बता दूं, कवाला है जो नॉर्थ ग्रीस में है और एक वॉलो है। लेकिन जो वहाँ का जो सबसे बड़ा पोर्ट है इस समय वो अलेक्जेंड्रोपोली है। ये एथेंस का पोर्ट है, इसमें यूरोपियन एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और चाइना की जो कॉस्को कंपनी है, चाइनीज़ ओवरसीज शिपिंग कॉरपोरेशन शायद नाम है, कॉस्को उसको बोलते हैं, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी, उसने इस पोर्ट को कंट्रोल करती है। 67% स्टेक्स उसके हैं। अब चाइना ने इतना पैसा लगाकर इसको लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ दिस रीजन बना दिया है। 2019 में हमारे जो जी जिनपिंग थे वो भी गए थे ग्रीस। अब बात ये हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है इन पेपरों के हवाले से, पोर्टल के हवाले से, कि कवाला में भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से होने की बात है। दूसरी बात जो मोदी जी ने वहाँ जाके की कि ग्रीस में लेबर शॉर्टेज है तो इंडिया से लेबर जाएगी। अच्छा, ग्रीस के बारे में एक और चीज़ बता दूं, ग्रीस करीब 1 करोड़ 4 लाख वहाँ की आबादी है। और वहाँ का जो मतलब मेरी किसी की समझ नहीं आ रहा कि कारण क्या हो सकता है। आबादी 1 करोड़ 4 लाख, हमारे यहाँ तो किसी स्टेट, मतलब हमारे यहाँ तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, अरे कहीं को ले लीजिए, 1 करोड़ के तो सब शहर है हमारे यहाँ, वो 1 करोड़ का देश है। अच्छा, वहाँ और क्या इंटरेस्ट हो सकता है ज़रा उसको, कि मान लीजिए जैसे वहाँ कोई पुराना प्राचीन मंदिर अंदर तो नहीं है, तो वहाँ देखा तो 93% क्रिश्चियंस हैं, 4% रिलीजन ही नहीं मानने वाले हैं, 2% इस्लाम है, 1% में अदर्स हैं। उसका डिवीज़न पता नहीं लग पाया। तो वो भी एक कारण है कि वहाँ गए क्यों थे। तो एक तो हुआ कि लेबर की शॉर्टेज है, और ऐसा कहा गया है कि भाई मोदी जी वहाँ बात किए कि हिंदुस्तान से लेबर भेजा जाएगा, अच्छी बात है। दूसरा एक वहाँ पे बताया गया बार बार कि मोदी जी ने उन लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास और खास करके हमारे यहाँ बिलियनियर कितने ज़्यादा हो गए हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ बिलियनियर हो गए हैं, मिडिल क्लास का एकदम बूम आ गया है। तो हम आपको कितने हमारे यहाँ से टूरिस्ट आपके यहाँ हम भेज सकते हैं, तो ये उनको बताया गया। अब फिर आ जाइए एक बात पे कि कॉस्को ने वहाँ पैसा खर्च किया हुआ है, चीन का इंटरेस्ट है। अब जो अडानी जी हैं, ये कहाँ से क्या किस चीज़ में इनका इंटरेस्ट है ये समझना और वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो
चीन के साथ भी इनका इंटरेस्ट है। अगर आपको याद हो चान चुंग लिंग वाला जो इनका एंगल था, जो एक चीनी इनका पार्टनर था, इनके भाई, और वो एक ही एड्रेस पे बहुत सालों कारोबार किए, वो भी अभी तक मिस्ट्री ही है। दूसरा, राहुल गांधी का मैंने आपको जब वीडियो दिखाया तो इस वजह से दिखाया था क्योंकि ये बात बार बार राहुल गांधी पूछते हैं कि आप अडानी के साथ साथ किस देश गए। अडानी जी आपको, अगर आप विदेश यात्रा पे गए तो फिर आपको कहाँ ज्वाइन किए? अडानी जी आप जब विदेश यात्रा कर लिए तो किन देशों में गए? और अडानी जी ने आपके जाने के बाद किन किन देशों में व्यापार अपना बढ़ाया? हालांकि जब से राहुल गांधी ने की वजह से गड़बड़ी ये हो गई है कि जब से उन्होंने सदन में ये सब बातें कही हैं, तब से मोदी जी अडानी जी के साथ अब किसी विदेशी दौरे पे नहीं जाते हैं। वो बिल्कुल कन्नी काट लिया। इसमें भी एक उनके साथ एक गया था बिजनेस डेलीगेशन, लेकिन अडानी जी का दूर दूर तक उसमें नाम नहीं था, वो नहीं चलते हैं अब साथ। इनफैक्ट अडानी जी अब इन्वेस्टर्स मीट पे भी नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी इन्वेस्टर्स मीट हुई, अडानी जी बस नहीं आए थे, बाकी सब लोग आए थे। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है। आप पोर्ट क्यों उसको दे रहे हैं? क्या आप हिंदुस्तान क्यों पोर्ट डेवलप करना चाहता है? जब आप अपने हिंदुस्तान के पोर्ट को डेवलप करके अडानी जी को दे देते हैं तो वहां आप क्यों पैसा लगा रहे हैं? अडानी जी को अपना लगाने दीजिए, आपसे क्या लेना देना। खैर, बात हो रही कि हम लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। और ये बात मैं इसलिए कह दूं कि जो ये कुछ कुछ विजिट पे मेन इवेंट के साथ कहीं चले जाते हैं, वो मुझे लगता है कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के हिसाब से जाना चाहिए। आपको याद सिर्फ दिला दूं, मई 2023 में जापान में G7 की जब मीटिंग हो रही थी तो भारत को स्पेशल इनवाइटी के तौर पे बुलाया गया था, मोदी जी वहाँ गए थे। फिर याद है ऑस्ट्रेलिया भी जाना था, ऑस्ट्रेलिया में बाइडेन साहब को आना था, बाइडेन साहब ने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, ऑस्ट्रेलिया में वो मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया में फिर वही समस्या हुई कि एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया था। आपको याद होगा वो सब कि कैसे फिर भारत में जो उनका हाई कमिश्नर हैं उन्होंने जाके रिसीव किया। खैर वो सब अलग बात थी। तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ हम, जितना मुझे पता है भाई, ऑस्ट्रेलिया में हमारे अडानी जी का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उनके बहुत स्टेक्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में वो एक छोटा पोर्ट भी वो करते हैं। और इसके अलावा एक जगह, इसका इस सब स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, ना ऊपर की नहीं। सिर्फ याद के लिए ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए याद दिला दूं, वहां पे एक सज्जन है बालेश धनखड़ साहब। बालेश धनखड़ साहब ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के ऑस्ट्रेलिया के फाउंडर हैं। मार्च 2023 में उनको मतलब सेक्सुअल असॉल्ट के तरह तरह के केसेस में, मतलब 12-13 केसेस थे, रेप, मल्टीपल सेक्स ऑफेंस के चक्कर में उनको गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल में उनको सजा भी हो गई थी। बीजेपी के ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के फाउंडर साहब बालेश धनखड़ जी का नाम आजकल। मैंने कहा इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको वो बता दें कि अप्रैल 2023 में एक बीजेपी के पुराने साथी के साथ ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। अब बात हम लोग कर लें कि जुबैर पर एफआईआर क्या उनके नाम की वजह से हुई है। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा उस इंसिडेंट को। मुजफ्फरनगर में जो हुआ, तृप्ता त्यागी नाम की टीचर कम प्रिंसिपल कम ओनर नेहा पब्लिक स्कूल की, उन्होंने किस तरह से बच्चों से एक 7 साल के बच्चे को थप्पड़, 1 घंटे तक उसको थप्पड़ लगवाया। और उसके बाद ये बताया गया कि नहीं ये तो बच्चे के घर वालों ने कहा था इसलिए हम उसको टाइट कर रहे थे। ये भी कहा गया कि वो बच्चे का चाचा वो वीडियो बना रहा था। फिलहाल जो भी है वो वीडियो वायरल हुआ, सब जगह दिखाया गया। और एकदम से एनसीपी, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है, एनसीपीसी, वो एकदम से वो उसमें आगे उसने नहीं, ये वीडियो कहीं नहीं चलना चाहिए, वीडियो को बंद किया गया। और इस बीच जुबैर साहब ने भी वो वीडियो पोर्टल पे लगाया था, ऑल्ट न्यूज़ वाले हैं। जब ये हुआ कि नहीं ये वीडियो बंद होना चाहिए तो उन्होंने वो वीडियो विड्रॉ कर लिया, उन्होंने वो वीडियो हटा दिया। अब लेकिन उनके ऊपर एक वहाँ पे विष्णु दत्त जी हैं, उन्होंने एक एफआईआर कर दी कि साहब इन्होंने बच्चे की आइडेंटिटी रिवील की है और इसलिए इनको जेल जाना चाहिए, और इनके ऊपर मुकदमा उन्होंने कायम कर दिया। एफआईआर हो गई है जुबैर के अगेंस्ट। लेकिन ये वाला वीडियो तो मेरे ख्याल में मतलब लाखों, शायद हजार तो होंगे ही, हजारों तो होंगे ही, लाखों लोगों के उसमें अपलोड हुआ था।
तो एफआईआर क्या केवल जुबैर के नाम से क्यों हुई? और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये बार बार एक नया ट्रेंड हो गया है कि भाई ये जो अपराध है ये तो उन्होंने नहीं किया था, तो तृप्ता त्यागी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। अच्छा, उनके नाम के आगे त्यागी है इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कठुआ में सेम काम हुआ है, हिंदू लड़के ने बोर्ड पे जाके कुछ लिखा, 10वीं का था, हालांकि उसको टीचर ने बच्चों से नहीं मरवाया, उसने टीचर ने उनको कॉर्पोरल मतलब कुछ पिटाई की उनकी, वो एफआईआर हुई, जेल चले गए। लेकिन चूंकि उनके नाम के आगे मोहम्मद या फैजल या कुछ इरफान या इमरान कुछ लिखा था इसलिए वो जेल चले गए, तो वो तो ठीक है। यहाँ पे इनके नाम के आगे त्यागी था इसलिए कुछ नहीं, और सिर्फ त्यागी में जेल ही नहीं गए। एक चीज़ और जान लीजिए, जुबैर को इनका वीडियो अपलोड करके और बच्चे की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए एफआईआर हुई है। हमारे जो टिकैत साहब हैं, बड़े टिकैत साहब, जिन्होंने, आपको याद है ना, पहलवानों की, जो महिला पहलवान थी उनके यौन उत्पीड़न वाले मामले में कैसे बीच में घुसे और सब मैं ठीक करूंगा, मैं करूंगा, उसके बाद कैसे उस रायते को समेटा और सरकार के पक्ष में कैसे ले जाके उस मामले की सारी हवा ही निकाल दी। वही टिकैत साहब यहाँ भी पहुँचे और उस बच्चे जिसकी पिटाई हुई थी वो वीडियो वायरल, उन्होंने उस बच्चे को बिल्कुल सब वो हुआ, वीडियो बनाया गया, उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है क्योंकि उनके नाम के आगे टिकैत लगा है, यहाँ इनके नाम के आगे त्यागी लगा है। जुबैर के नाम से तो एफआईआर होगी ही होगी। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जुबैर भी अपना नाम कुछ चेंज कर लें, नहीं तो जब तक जुबैर नाम रहेगा और जब तक इस दल विशेष की सरकार रहेगी ये तो आपको झेलना ही है। अब मैं तीसरी बात कर लूँ, भाजपा की जगन से दोस्ती और चंद्रबाबू नायडू से कुट्टी का क्या कारण है। ऐसी खबर है कि अभी चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हैं। पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो अमित शाह साहब से भी मिले थे, नड्डा जी से भी मिले थे, इस बार वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। वो मिल नहीं रहे हैं कि उनको मिलने, मतलब उनको उनके रिक्वेस्ट टू मीट नहीं हो रहा है। वो एनडीए की मीटिंग में भी नहीं गए थे जब 38 लोगों को जोड़ा गया था। अब इसको जरा समझने के लिए जो मेरी समझ है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। वहाँ पे बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस के जो जगन रेड्डी हैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा है कि एक तो पहले मैं ग्राउंड रियलिटी बता दूं, वहाँ विधानसभा में 175 सीट हैं। जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 151 सीट पे वाईएसआर कांग्रेस जीती थी, 23 सीट्स पे तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की जीती थी और एक सीट पे एक उनकी कोई वहाँ की लोकल पार्टी है वो जीती थी। तो 175 सीट हो गई थी। कांग्रेस और बीजेपी की 0 सीट विधानसभा में, कांग्रेस को 1.17% वोट, बीजेपी को 0.84% वोट। फिर लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2019 में, उसमें 25 सीट कुल हैं। वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिली, 50% वोट, तेलुगु देशम को 3 सीटें मिली, 40% वोट, और फिर कांग्रेस और बीजेपी को कोई सीट नहीं, लेकिन कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज है 1.31 और बीजेपी का वोट परसेंटेज 0.98। ये स्थिति वहाँ बीजेपी और होती है। यहाँ पे वो वाईएसआर कांग्रेस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और वाईएसआर कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जब भी बीजेपी को ज़रूरत पड़ी है तो वाईएसआर कांग्रेस उनके साथ खड़ा रहा है। चाहे वो राज्यसभा में भी कोई बिल पास कराना हो वो उनके साथ रहा है। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस टैक्टिकली एनडीए का पार्ट नहीं बन रहे हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर ये है कि एनडीए का पार्ट बनिए। जो मेरी समझ कहती है और जो पेपर भी कह रहे हैं कई, आज की तारीख में बीजेपी की 2 समस्याएं हैं। एक समस्या है बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, बिल्कुल जिसको कुछ सोचना ही नहीं है। वो महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही हैं, बिहार में सीटें कम हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में सीटें कम हो रही हैं। मैं अभी यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन 3 स्टेट में तो 100% सीटें कम हो रही हैं। और हाँ, कर्नाटक में सीटें कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश। लेकिन कांग्रेस की सीटें भी कहीं कहीं बढ़ने की बात हो रही है। अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल आइडेंटिफाइड हैं, वो एनडीए का पार्ट थे पहले, वो एनडीए के कन्वीनर के पद पे भी रहे थे शरद यादव के बाद। हो सकता है अगर रिवाइवल हो तो कांग्रेस का रिवाइवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में होने की उम्मीद ज़्यादा है। अब बीजेपी का जो सबसे बड़ा एक कारण यह है कि कम से कम साउथ में अगर ये ज़्यादा नहीं कुछ एक्सपेंड कर पा रहे हैं तो कांग्रेस की सीटें रोकने का भी एक बड़ा कारण है। बीजेपी का बिल्कुल ये चाहती है कि कांग्रेस की सीटें बीजेपी कहीं से भी साउथ में, जैसे आंध्र प्रदेश है 0 सीट, तो वहाँ पे बढ़ने से रोकना है।
तो जो ओवरऑल वो है कि वाईएसआर कांग्रेस को साम दाम दंड भेद से अपने साथ लाओ, और जिससे कांग्रेस की सीटें वहां रुके। बाकी कोई कारण नहीं है उनको चंद्रबाबू नायडू के साथ न जाने का, क्योंकि अगर वो चंद्रबाबू नायडू को एनडीए में साथ रख लेते हैं तो फिर नेचुरली वाईएसआर कांग्रेस का थोड़ा रुझान तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।